नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे बहुत विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लहासा की ओर पाठ का ये भाग 3 है, जिसमें आज हम लोग प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो जब मैं पाठ पढ़ा रहा था उस समय मैंने जो संभावित प्रश्न थे कि यहाँ से इस तरह के प्रश्न उठते हैं और इस तरह के प्रश्न आते हैं, मैं आपको बताता हुआ चल रहा था। लेकिन प्रश्न और अभ्यास में कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा में आते हैं। तो आइए उन प्रश्नों पर आज हम अपनी एक समझ बनाते हैं। और मैं जैसा कि हमेशा आपसे कहता हूं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर को समझिए, अपनी तरह से समझिए, खूब अच्छे से समझिए। मैं जो समझा रहा हूं उससे एक दो बार सुनिए, और जब आप कॉपी बनाएंगे तो आप ये कोशिश मत करिए कि जो मैं बोला हूं बस आप उसे उतार दीजिए। आप अपनी भाषा विकसित करिए, आप अच्छी हिंदी बोलने का प्रयास करिए। आप कोशिश करिए कि मैं सर जो पढ़ा रहे हैं मैं उसे सुनकर अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपनी तरह से उसके उत्तर को लिखूं और उसमें कम गलतियां करूं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होता है। और अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, फिर आपको वीडियो रोक रोक करके और आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। क्योंकि लिखा हुआ उत्तर मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूं, लेकिन वो बहुत मुश्किल प्रक्रिया है बच्चों की। बोलना और फिर आप लिखेंगे, या मैं किसी बच्चे की कॉपी जो पिछले साल का है वो फोटो खींच के स्क्रीन पे लगा दूं और आप देखें, वो एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया है। तो अच्छा ये है कि आप अपनी शैली विकसित करिए, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसे बहुत प्रोत्साहित करता हूं कि आप चीजों को खुद समझिए, खुद उत्तर दीजिए और खुद लिखिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब मैं कोई उत्तर आपको समझाता हूं तो मैं व्याख्यात्मक शैली में समझाता हूं, मैं उसकी व्याख्या करता हूं, आपको उतना बड़ा लिखना नहीं है। तो यदि आप मैं जो कह रहा हूं उसको उतारेंगे तो एक एक उत्तर जो है वो आपका 1.5 दो दो पन्ने का हो जाएगा, तो उतना मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी भाषा बोली में उसे लिखिए। अब प्रश्न मैं पढ़ता हूं और उसके एक एक करके उसके उत्तर पर हम बातचीत करेंगे। जो पहला प्रश्न है, आप याद करिए, मैंने बहुत पहले ही, आज भी मैं उसकी पुनरावृत्ति आपसे किया हूं, अगर आप प्रश्न सुनेंगे बना लेंगे। प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर जब लेखक भिखारी के वेश में थे तो उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला, उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब वे अपनी तिब्बत की यात्रा पूरी कर वापस आ रहे थे तो भद्रवेश में लौट रहे थे। तो जब भद्रवेश में लौट रहे थे तो उन्हें ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, ऐसा क्यों? मैंने कल जब मैं उस जगह पे पढ़ा रहा था तो भी आपको बताया, और आज जब मैं पुनरावृत्ति कर रहा था तो भी आपको बताया। देखिए बच्चों, इसका उत्तर कुछ इस तरह से होगा, पहले इसे समझ लीजिए। तिब्बत के जो लोग हैं, तिब्बत की जो अधिकांश आबादी है वह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। ज्यादातर लोग गरीब हैं और शाम को वे नशे में डूब जाते हैं, और जो वहां की जो शराब है उसका नाम है छंग, देसी शराब। तो देसी शराब जब वो पी लेते हैं तो मदमस्त हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं और झगड़े करने लगते हैं। तो उन्हें ये डर रहता है कि हम आपस में झगड़े कर लेंगे तब तो हम इसे सुलझा लेंगे, लेकिन अगर किसी बाहरी आदमी से, बड़े आदमी से, धनी आदमी से झगड़ा कर लेंगे तो वो हमारे खिलाफ मुकदमा कर देगा और हमें फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा और हमें दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो बड़े लोगों से दूरी बना के रखते थे कि कहीं हम इनसे कोई बदतमीजी न कर बैठे। इसीलिए राहुल सांकृत्यायन जब दूसरी बार लौट रहे थे तो उन्हें
में भद्र वेश में होने के बावजूद ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे? आप यही लिखेंगे उत्तर में, बड़े संक्षेप में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि तिब्बत का समाज निम्न मध्यम वर्गीय समाज है जिसमें नशा भी किया जाता है। तिब्बत का जो स्थानीय शराब है उसका नाम छंग है। शाम के वक्त तिब्बत के लोग शराब पीकर, छंग पीकर मदमस्त हो जाते हैं और आपस में झगड़े करने लगते हैं। उन्हें यह लगता है कि किसी अमीर आदमी से यदि हम झगड़ा कर लेंगे और किसी अच्छे आदमी से झगड़ा कर लेंगे तो हमें मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है कि हमारी गिरफ्तारी हो जाए। तो झूठ मूठ का बवाल, झूठ मूठ का वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वे बड़े लोगों को अपने घर में ठहरने की अनुमति नहीं देते थे। वो उनसे एक दूरी बनाकर रखते थे। इसलिए जब राहुल सांकृत्यायन भिखमंगे के वेश में थे तो उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई। गरीब आदमी के वेश में थे तो रहने के लिए जगह मिल गई, लेकिन जब एक भद्र पुरुष के रूप में लौटे तो लोग उनसे दूरियां बना लिए और उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली। समझ में आया बच्चों? ये तीसरी बार बता रहा हूं आपको मैं। दूसरा प्रश्न, जैसा कि हम जानते हैं कि तिब्बत में हथियार कानून नहीं था, लोग लाठी डंडों की तरह पिस्तौल लेकर घुमा करते थे। इसी पर एक प्रश्न बना है, याद करिए, मैं वहां पे भी आपको बताया था कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिए, परीक्षा में प्रश्न आता है। तो देखिए यहां प्रश्न बना है, क्या प्रश्न बना है? उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? या प्रश्न को सीधे सीधे समझिए, पूछा जा रहा है कि तिब्बत में, चूंकि उस समय के तिब्बत में, आज के तिब्बत में नहीं, आज का तिब्बत तो बहुत आगे बढ़ गया है, उस समय के तिब्बत में मतलब लगभग 1930-40 के आसपास के तिब्बत में कोई कानून, पुलिस कानून नहीं था, कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी नहीं थी, है ना? तो हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? अब इसका उत्तर क्या होगा? आप लिखेंगे कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण लोग खुलेआम हथियार लेकर घुमा करते थे। जिस तरह लोग आमतौर पर लाठी डंडा लेकर घुमा करते हैं, उसी तरह तिब्बत के लोग बंदूक और पिस्तौलें लेकर घुमा करते थे और इससे यात्रियों को हमेशा भय बना रहता था। हथियार लेकर घूमने वाले लोग कभी भी डकैती कर सकते थे और करते भी थे, इसलिए यात्रियों को हमेशा लूट लिए जाने का भय सताता रहता था। सबसे खतरनाक स्थिति तो डाणों में थी। वहां पर जो हथियार लेकर लोग घुमा फिरा करते थे वे अक्सर लोगों को गोली मार करके और उनका सामान लूट लिया करते थे। इस तरह यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा दिखाई देता था। तो उस समय का तिब्बत हथियार कानून न होने के कारण अत्यंत भयावह दिखाई देता है, भय लगता है। लोगों के पास हथियार है और वे कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते थे। पुलिस भी बहुत कमजोर थी। पुलिस जो है वो खून होने पर जांच करने भी नहीं आती थी। गांवों में अगर कोई मामला हो जाता था तो पुलिस आती थी, लेकिन गांव से बाहर किसी सुनसान और वीरान जगह पर यदि कोई हादसा हो जाता था तो पुलिस वहां नहीं जाती थी। इसलिए यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। इस तरह का ये उत्तर खत्म हुआ। यहाँ पे आप बेहतर समझ गए होंगे इसे, बहुत ही आसान सा बात। तीसरा, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? बहुत ही आसान है, मैंने तो आपको बताया ना, इसको फिर से सुन लीजिए। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया क्योंकि लेखक का घोड़ा अत्यंत सुस्त और कमजोर था और साथियों के घोड़े तेज चल रहे थे, इसलिए उनके घोड़े तेजी से आगे निकल गए, आंखों से ओझल हो गए। राहुल सांकृत्यायन का घोड़ा अत्यंत धीरे चल रहा था, इसलिए राहुल पीछे रह गए। जब वे एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां पर दो रास्ते फूटते थे, तो राहुल सांकृत्यायन गलत रास्ते पर 1.5 से 2 मील आगे चले गए। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, तो उन्हें वापस पुनः
लौटना पड़ा और दूसरे रास्ते को पकड़ना पड़ा। तो इसमें बहुत समय लग गया और वे अपने दूसरे साथियों से बहुत पीछे हो गए। बस इतना ही होता है। अब चौथा प्रश्न देखिए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उस उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? फिर से सुन लीजिए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब ये लोग शेखर विहार गए तो सुमति बोले कि मैं अपने यजमानों से मिलने जाना चाहता हूं। तो राहुल ने उन्हें रोक दिया, कहा कि भाई जितना पैसा आपको मिलेगा वो मैं दे दूंगा। लेकिन दूसरी बार उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। क्यों? इसका उत्तर है, लेखक ने पहली बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, लेकिन दूसरी बार उन्होंने उन्हें अनुमति इसलिए दे दी क्योंकि लेखक को शेखर विहार में महात्मा बुद्ध के वचनों का अनुवाद, जिसे हम कंजूर कहते हैं, उसकी 103 पोथियां मिल गईं। राहुल सांकृत्यायन को लगा कि जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया है, इसलिए वे उन 103 पोथियों को पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें 4 से 5 दिन का समय लगना था। इसलिए राहुल ने सोचा कि क्यों न मैं इन किताबों को पढ़ लूं और सुमति को उनके यजमानों के पास जाने दूं, क्योंकि अभी समय ही समय है, सुमति यहां रहकर क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने दूसरी बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुमति गए और गड्ढा बांधकर दोपहर तक वापस आ गए। तो राहुल जो है वो उन किताबों को नहीं पढ़ पाए और फिर वो लोग आगे के लिए निकल गए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 5वां। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? भाई ये तो जो पूरा पाठ है वही लेखक की कठिनाइयों पर लिखा गया है। लेखक ने अपनी यात्रा की और ढेर सारी कठिनाइयां उनके सामने आई। तो आपको कुछ, ये जो पाठ है 2 पन्ने, इन 2 पन्नों में राहुल सांकृत्यायन के सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आई, इन्हें आपको लिखना है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि राहुल सांकृत्यायन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लिखेंगे आप कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात तो ये थी कि लेखक भिखारी के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए एक भद्र पुरुष को, एक पढ़े लिखे विद्वान को भिखारी के वेश में यात्रा करना बहुत ही कष्टदायक था। अब आप सोचिए ना बच्चों, आप इतने अच्छे से रहते हैं, मैं कहूं कि भिखारी जैसा रहो, चल के सड़कों पर घूमो फिरो, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो राहुल सांकृत्यायन की सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो ये थी कि वो भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे और एक भद्र पुरुष को भिखमंगा बनकर समय बिताना और लंबा समय बिताना, 1-2 साल का समय बिताना बहुत ही कष्टप्रद रहा होगा। ठीक है। उनके सामने जो दूसरी समस्या थी वह समस्या थी एक अपरिचित देश की भौगोलिक परिस्थितियों में स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रखना। भारत की जलवायु और तिब्बत की जलवायु में जमीन आसमान का फर्क है। तिब्बत की जलवायु अत्यंत ठंडी है, भारत की जलवायु थोड़ी गर्म और थोड़ी ठंडी है। इसलिए तिब्बत की जलवायु में लेखक को रहना बहुत कष्टप्रद लगा। वहां बहुत अधिक ठंड होने के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और भिखमंगे के वेश में होने के कारण उनके पास बहुत ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं रहे होंगे, इसलिए वहां पर उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तीसरी बात, लेखक ने जो यात्राएं की वो लगभग पैदल की, पैदल और घोड़े से की, घोड़े और खच्चरों पर लद कर किया। तो एक उबड़ खाबड़ और पथरीले देश की पैदल यात्रा करना कितना कठिनाइयों से भरा हो सकता है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। बड़े बड़े डाड़ों को पार करना, पैदल चलना, पैर फूल जाता था राहुल सांकृत्यायन का,
फिर वो कुछ आराम करते थे तो पैर जो है उनका ठीक हो जाता था, तो फिर वो आगे चलते थे। तो भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भोजन की समस्या, जब आप सामान्य रूप से अपने देश में हैं, अपने घर में हैं, तो आपको सामान्य ढंग से भोजन मिल रहा है, लेकिन अब जब आप भिखमंगे के वेश में हैं तो आपको उसी तरह का खाना भी खाना है, आपको रूखा सूखा खाना है, नहीं तो और लोग सोचने लगेंगे कि ये भिखमंगे हैं और इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, कहां से पैसा आया इनके पास। तो भोजन की भी समस्या है, ठहरने की भी समस्या है। हालांकि लोग गरीबों को वहां बहुत मदद करते थे, ठहरने के लिए जगह दे देते थे, लेकिन फिर भी एक गरीब के ही घर में ठहरेगा ना। तो राहुल सांकृत्यायन को बहुत कठिन परिस्थितियों में ठहरना पड़ता था, रहना पड़ता था, खाना खाना पड़ता था। तो ये तमाम बातें राहुल सांकृत्यायन झेलते हुए अपनी तिब्बत की यात्रा पूरी किए और लगभग 5 साल तिब्बत में रहे। तो आप मेरे इस उत्तर को, इस जवाब को सुनिए और इसे थोड़ा सा संक्षेप करके आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। छठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न उठता ही है और मैंने आपसे भाग 1 में विस्तार से चर्चा की थी और भाग 2 में जब मैं पुनरावृत्ति कर रहा था तो भी मैं आपको इसके बारे में बताया था। प्रश्न में पढ़ता हूं, मिलाइए। प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर, ये जो यात्रा वृत्तांत आपने पढ़ा है ल्हासा की ओर, इसके आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। आपको याद आ गया मैंने क्या क्या पढ़ाया था? जब हम किसी समाज के बारे में बताते हैं तो क्या क्या बताते हैं कि उस समाज में जो लोग हैं वो, उनका स्तर कैसा है, वे गरीब हैं कि मध्यम वर्गीय हैं कि अमीर हैं। पहली बात तो हम ये देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि वहाँ पर श्रमिकों का सम्मान है कि नहीं, वहाँ श्रमिकों की, मजदूरों की, किसानों की क्या स्थिति है। फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ के लोग महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये भी किसी समाज को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है वहाँ पर। फिर वहाँ की खेती बाड़ी कैसी है, वहाँ के गांव कैसे हैं, वहाँ की फसलें कैसी हैं, वहाँ के लोगों की धार्मिक मान्यताएं कैसी हैं। इन सब को जब आप समझिएगा तब आप एक पूरे समाज को समझ पाएंगे कि किसी भी जगह का समाज कैसा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ का समाज कैसा है तो आप क्या बताएंगे? तो आप ये जो मैंने चीजें बताई आपको उसके बारे में बताएंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि लेखक को प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। अब मैं बता रहा हूं, उसको सुनिए। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर पढ़ने पर हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। जब हम इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं तो हमें उस समय का तिब्बती समाज दिखाई देता है जो एक निम्न मध्यम वर्गीय समाज है। उस समाज में मजदूर और किसान रह रहे हैं, गांव गंवई के लोग रह रहे हैं। ज्यादातर तिब्बत में उस समय ग्रामीण संस्कृति दिखाई दे रही है। तिब्बत के समाज में भेदभाव नहीं है, धार्मिक और जातिगत भेदभाव नहीं है। वहां पे लोगों को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है और सभी के काम का सम्मान होता है। किसी के भी काम को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता है। काम मतलब काम। तिब्बत के समाज में महिलाओं की बहुत मजबूत स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। वो पुरुषों के समान ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, बहुत कठिन कठिन काम करती हैं। पुरुष और महिला में किसी भी तरह का भेद नहीं किया जाता। वहां की महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं। तिब्बत में पर्दा प्रथा नहीं है, इसलिए महिलाओं की स्थिति वहां पर बहुत अच्छी है। तिब्बत के लोगों का समाज खुला हुआ समाज है। वे लोगों को अपने घरों में आने देते हैं। वे अपने घरों का दरवाजा दूसरों के लिए खुला रखते हैं, लेकिन वे अत्यंत गरीब, दरिद्र और भिखारी लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि भिखारी उनके घर में कहीं चोरी न कर लें। तिब्बत के लोग नशा पान भी करते हैं। छंग नाम की देशी शराब वहां पर मिलती है, जिसका सेवन लोग रात में कर लिया करते हैं।
और आपस में झगड़े भी करते हैं, इसलिए अमीरों से दूरी बनाकर रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तिब्बत का समाज है। आप ये भी जोड़ सकते हैं कि इसी समाज में हम ये देखते हैं कि पुलिस कानून व्यवस्था बहुत ही कमजोर है, लोग लाठी डंडे की तरह पिस्तौल लेकर के चलते हैं, इसलिए वहां पर व्यापारियों को राहगीरों को बहुत जान का खतरा बना रहता है। तो इस तरह से हमें तिब्बत का यह संपूर्ण समाज एक खेतीहर समाज दिखाई देता है। ये इसका पूरा उत्तर हुआ। तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी कि ये है तिब्बत का समाज। महिलाओं की स्थिति बता दी आपको, किसानों की स्थिति बता दी आपको, कानून व्यवस्था बता दिया आपको, है ना, जो धार्मिक भेदभाव वहां नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप इसे बहुत गंभीरता से सुनिए और बहुत बड़ा नहीं लिखना है। देखिए 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, सीबीएसई कहती है कि वो 40 से 50 शब्दों में होना चाहिए। अब अगर आप एक पंक्ति में 10 शब्द लिख रहे हैं तो समझ लीजिए 5 लाइन का उत्तर होना चाहिए आपका। 5 से 6 लाइन में आप अपनी उत्तर लिखिए। और जो व्याख्यात्मक प्रश्न आते हैं, जो कृतिका से 2 प्रश्न आते हैं, जो 2.5 नंबर के होते हैं, उनको आप 60 से 70 शब्दों में लिखिए, 50 से 60 शब्दों में लिखिए, 2-3 लाइन और बढ़ा दीजिए। तो ये एक सामान्य शब्द सीमा है आपको कि कितने शब्दों के बीच में आपको उत्तर देना है। तो आप मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ के और लगभग आधे पन्ने में उसका उत्तर, आधे पौन पन्ने में उत्तर लिख लीजिए। क्योंकि इतनी बड़ी कॉपी होती है आपकी, तो 10, 4, 5, 6 लाइन में, 7 लाइन में आपका एक उत्तर पूरा हो जाना चाहिए। 7वां प्रश्न देखिए, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका क्या मतलब निकला? तो 4 विकल्प दिए हैं। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थीं, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसमें क्या सही होगा? मेरे ख्याल से जो पहला है कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, यही मतलब है कि अब मैं पुस्तकों के भीतर था। इसका मतलब यही हुआ कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। पन्ना पलटिए, रचना और अभिव्यक्ति। यहां 8, 9, 10, 11, 12 प्रश्न हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। 8वां प्रश्न देखिए, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। लगभग हर गांव में आप देख रहे हैं कि सुमति राहुल से कहते हैं कि मैं गंडा बांध के आ जाऊं क्या? तो मतलब कि हर गांव में सुमति के यजमान वहां पर मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो सुमति का चरित्र चित्रण करना है। मैंने तो बीच में आपको बताया ना कि आइए सुमति के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल वही उत्तर है उसका। तो आइए फिर एक बार बात कर लेते हैं कि सुमति का व्यक्तित्व कैसा है। आप लिखेंगे कि सुमति एक सीधे, सादे, सरल और सच्चे किस्म के इंसान दिखाई देते हैं। उनका पेशा यजमानी का पेशा है। वो अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ कराते हैं और उन्हें गंडे बांधते हैं। तो इसलिए लगभग हर गांव में उनके यजमान हमें दिखाई देते हैं। तो इससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें बड़े इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। फिर इसके साथ ही साथ उनकी एक और विशेषता हमें दिखाई देती है कि वे उनके भीतर थोड़ा सा रुपये को लेकर के लालच भी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सुमति जो है वो कभी कभी थोड़ा झूठ भी बोल देते हैं और सामान्य गंडों को बोध गया से लाया हुआ गंडा बताते हैं। तो उनके अंदर एक थोड़ा सा लालच भी है, लेकिन इसके कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो खराब आदमी है। वो एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे दोस्त भी हैं, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन की उन्होंने बहुत मदद की है। जितनी जल्दी गुस्सा जाते थे उतनी ही जल्दी वो मान भी जाते थे। तो एक सामान्य मानवीय गुण गुस्साने और मान जाने का उनके भीतर है। तो कुल मिला के सुमति का व्यक्तित्व अच्छा है, वे एक सहयोगी व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। 9वां प्रश्न देखिए,
हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। देखिए बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा आप पहले समझ लीजिए कि प्रश्न क्या है। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें मेरा ख्याल करना चाहिए था। कहां की बात है? जब राहुल शेकर विहार जाते हैं और वहां के बड़े जागीरदार नमसे से मिलते हैं तो नमसे उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन को बहुत आश्चर्य होता है कि मैं अभी भिखमंगे जैसा दिख रहा हूं और इनको नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं। वो तो बाद में सुमति परिचय कराए होंगे। तो मेरे भिखमंगे रूप में होने के बावजूद नमसे मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक, तो इस व्यवहार के आधार पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे समाज में अच्छा कपड़ा जो पहना रहता है, अच्छा दिखता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है, और जो थोड़ा फटे पुराने कपड़े पहना है, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो क्या आपकी दृष्टि से ऐसा करना उचित है? आपकी क्या राय है? तो बच्चों, इसमें तो आपको अपनी राय लिखनी है, लेकिन अगर आप मेरी राय पूछेंगे कि मेरी राय क्या है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी राय यह है कि व्यक्ति के गुणों की पहचान या व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से की जानी चाहिए, न कि उसके कपड़ों से। हो सकता है कि एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति कपड़ों की उतनी परवाह न करता हो और वह सामान्य कपड़े और सामान्य वेशभूषा में रहता है, लेकिन उसके सामान्य वेशभूषा को देखकर हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका ज्ञान कम होगा। हो सकता है कि ये जो सामान्य कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति है, सामान्य ढंग से फटा चिथड़ा कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन इसका ज्ञान बहुत ऊंचा हो, है ना। तो कभी भी व्यक्ति की पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं की जानी चाहिए। व्यक्ति से बात किया जाना चाहिए, व्यक्ति को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से 10 मिनट या 15 मिनट बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह व्यक्ति कैसा है। अब इसके ठीक उलट ले लीजिए, कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छे कपड़े में है, सूटेड बूटेड है, बहुत सुंदर कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर कपड़ा पहनने के बाद भी जब आप उससे बातचीत करेंगे तो जैसे ही उस व्यक्ति से आप बातचीत शुरू करेंगे आप निराश हो जाएंगे कि अरे ये तो अच्छा आदमी नहीं है। तो एक सूटेड बूटेड व्यक्ति जो है वो बहुत खराब हो सकता है। अच्छे परिधान पहना हुआ व्यक्ति बहुत नीचे विचारों वाला हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि एक फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति बड़े उच्च विचारों का हो। इसलिए मनुष्य की पहचान उसके कपड़े से नहीं होनी चाहिए, मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होनी चाहिए। ये मेरा मत है। तो यदि आप भी मेरे मत से सहमत हैं बच्चों, तो आप इसे लिखिए। दसवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैंने समझाया था आपको। चलिए एक बार हम लोग फिर बातचीत करेंगे। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफिकल कंडीशन, है ना, भौगोलिक स्थिति। वहां की स्थिति आपके राज्य और शहर से किस प्रकार भिन्न है? दो प्रश्न है इसमें। पहला यह कि तिब्बत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप कहां से भौगोलिक स्थिति को जानेंगे? इस पाठ को पढ़ के, ठीक। और दूसरा प्रश्न यह है कि जो तिब्बत की भौगोलिक स्थिति है, आप जहां रहते हैं उस स्थान से वो स्थिति कैसे भिन्न है, ये पूछा जा रहा है। दो सवाल, और आपको इसका उत्तर 2 पैराग्राफ में देना है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं तिब्बत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। आप लिखेंगे कि तिब्बत की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है। तिब्बत हिमालय के क्षेत्र में बसा हुआ एक देश है। हिमालय की पहाड़ियां तिब्बत की पहाड़ियां हैं, इसलिए तिब्बत पहाड़ों का देश कहा जाना चाहिए।
हालांकि बीच बीच में छोटे और बड़े मैदान भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन आमतौर पर तिब्बत पहाड़ों का और पत्थरों का देश है। वहां पर उबड़ खाबड़ जमीनें हैं, समतल जमीन देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से समतल जमीनें दिखाई देती हैं। और समतल जमीनों पर खेत बने हुए हैं, लोग खेती करते हैं, पहाड़ों की ढलान पर लोग खेती करते हैं। तिब्बत में बड़े बड़े डांडे हैं जो अत्यंत वीरान हैं, वहां पर पेड़ पौधे भी नहीं है, पहाड़ अक्सर नंगे नजर आते हैं, या तो बर्फीले पहाड़ हैं या तो फिर पत्थरों के पहाड़ हैं। इसलिए एक पथरीला देश हमें तिब्बत दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि वहां के जो छोटे पहाड़ हैं उन पर हरियाली छाई हुई रहती है, वहां पर हरे पहाड़ हैं, वन संपदा है, वन्य जीव भी हैं वहां पर, है ना। लेकिन आमतौर पर देखें तो वह एक पथरीला और पहाड़ी इलाका है। अब दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि आप जहां रहते हैं उससे तिब्बत कैसे भिन्न है। तो आप कहाँ रहते हैं? आप सरगुजा में रहते हैं। तो सरगुजा की जो भौगोलिक स्थिति है वो तिब्बत से कैसे अलग है? तो आप बताएंगे कि सरगुजा पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। हालांकि सरगुजा में पहाड़ पाया जाता है, सरगुजा में मैन पाट जैसा पहाड़ है, लेकिन वास्तव में सरगुजा को हम पहाड़ी क्षेत्र नहीं कह सकते। सरगुजा एक मैदानी इलाका है, लेकिन इसमें पहाड़ पाए गए हैं, मैन पाट, रामगढ़ पर्वत, है ना, और ये विंध्य पर्वत का एक हिस्सा है। और यहाँ पर पर्याप्त हरियाली है, चारों ओर साल और सागौन के बड़े बड़े घनघोर जंगल हैं, नदियां हैं, है ना, झरने हैं, तालाब हैं, पहाड़ी नदियां हैं और बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नजारा है। यहाँ पर बर्फ दिखाई नहीं देती, यहाँ पर नंगे पहाड़, पथरीले पहाड़ दिखाई नहीं देते। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति में एक चीज हम भूल गए थे बताना कि तिब्बत बहुत ठंडी जगह है। वहां पर हिमालय का क्षेत्र होने के कारण वहां का तापमान बहुत निम्न स्तर पर रहता है, बहुत न्यूनतम होता है। अक्सर लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं, लेकिन सरगुजा बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, न बहुत अधिक ठंड पड़ती है। इसलिए हमारा क्षेत्र तिब्बत के क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया, 10वां प्रश्न भी हो गया। अब आइए 11वें प्रश्न पर बातचीत करते हैं। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो ये तो प्रश्न खैर परीक्षा में अब तक तो नहीं आया है, लेकिन इस तरह से आ सकता है कि मान लीजिए कि आप किसी देश की किसी जगह की यात्रा कर रहे हैं, तो उस पर एक अनुच्छेद लिखिए, आ सकता है ऐसा 2 नंबर का। तो इससे तो आपको लिखना है, आप देख लीजिए कि आप किस जगह की यात्रा किए हैं और वहां जाते हुए आपको कैसा लगा है, उसे लिखिए। अगर यात्रा नहीं भी किए हैं तो एक कल्पना करिए कि मैं एक खूबसूरत जगह पे जा रहा हूँ, एक पहाड़ी इलाके पर जा रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। तो उस कल्पना में आपको कैसा लग रहा है आप उसे लिखिए, तो एक आपका यात्रा संस्मरण तैयार हो जाएगा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कहीं आसपास की भी यात्रा की है, आप किसी गांव की भी यात्रा किए हैं, तो भी आप उसे लिख सकते हैं अपनी डायरी में। ठीक है, मैं तो सोचा था कि मैं आपको एक परियोजना कार्य दूंगा, लेकिन और इसी तरह का कुछ दूंगा, लेकिन अभी मैंने तय नहीं किया है। हालांकि मैंने एक परियोजना कार्य आपको पहले भी दिया था और पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, मैं आप लोगों से इस पर बाद में बातचीत करूंगा। 12वां प्रश्न, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किस मायनों में अलग है? विधा मतलब क्या होता है बच्चों? विधा मतलब होता है प्रकार। गद्य की अनेक विधा माने गद्य साहित्य के अनेक प्रकार हैं। तो यात्रा वृत्तांत जो है, जैसे गद्य में क्या क्या गद्य के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे निबंध, कहानी, यात्रा संस्मरण, नाटक, रिपोर्टाज, है ना, रिपोर्ट। तो इस तरह गद्य की डायरी लेखन, ये भी एक विधा है गद्य की। तो इस तरह से गद्य की अनेक विधाएं हैं, गद्य लेखन के अनेक प्रकार हैं बच्चों। तो
जो यात्रा संस्मरण है वह भी गद्य की एक विधा है। तो पूछा जा रहा है कि आपकी ये जो किताब है इसमें गद्य साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं। तो देखिए, जो पहला पाठ है आपका वो है दो बैलों की कथा, वो कहानी है। दूसरा पाठ है लहासा की ओर, है ना, तो ये लहासा की ओर एक यात्रा संस्मरण है। तीसरा पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, फिलहाल हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन आपके किताब में तो है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है जो बाजार व्यवस्था पर लिखी गई है। सांवले सपनों की याद, डायरी, जिसका मैंने उल्लेख किया कि डायरी भी गद्य की एक विधा है, जिसे जाबिर हुसैन ने लिखा है। जाबिर हुसैन जी डायरी लेखन के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, एक ऐतिहासिक आलेख है ना, ऐतिहासिक आलेख है ये, इसे आप संस्मरण भी कह सकते हैं। तो ये भी है आपके पाठ्यक्रम में। प्रेमचंद के फटे जूते, ये एक व्यंग्य है, व्यंग्य की विधा भी है आपके पास। एक निबंध जैसा है जो प्रेमचंद पर लिखा गया है, लेकिन इसकी शैली बहुत ही रोचक है, इसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। एक कुत्ता और एक मैना, ये भी एक संस्मरण है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे लिखे हैं, एक कुत्ता और एक मैना। तो ये जो गद्य की बहुत सारी विधाएं आपके किताब में हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। लगभग सभी प्रश्नोत्तरों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। भाषा अध्ययन में जो कुछ भी है, व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते ही हैं। तो पाठ आपका यहीं पर समाप्त हो गया। अब बात यह है कि आप सभी कॉपी बना रहे हैं कि नहीं, जरा हम इस पर चर्चा कर लें। कॉपी बनाइए, जरूर बनाइए। अभी तक हम लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत ही जल्दी प्रश्नोत्तर हो ही गया है इसका, तो मैं सोच रहा हूं कि आपका एक दिन लाइव क्लास लेता हूं और उसमें मैं आपकी कॉपी देखूंगा। तो आप लोग एक समय दीजिए कि आप लोग कब तक अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे, कब तक पूरी कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए कि आप कॉपी कब तक पूरी कर लेंगे। तो मैं फिर उसी तरह से मैं लाइव होने का जो दिनांक है, जो समय है, उसे मैं तय कर लूंगा और फिर हम सभी मिलेंगे। इसके बाद बच्चों हमारा जो राहुल ये लहासा की ओर हो गया, इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि हम लोग व्याकरण पर आए, व्याकरण के कुछ पाठ पढ़ें, व्याकरण को समझें, ताकि हमारी एक संतुलित तैयारी चलती रहे। हमने पद्य भी काफी पढ़ लिया, गद्य भी काफी पढ़ लिया और कृतिका में मेरे संग की औरतें तक पढ़ लिया। तो हमारी जो दो किताबें हैं उसकी पर्याप्त तैयारी हो गई है। हमसे व्याकरण थोड़ा छूट रहा है, तो हम लोग बल्कि अगले 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 क्लास में, अगली कक्षा में हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो आप उसकी तैयारी किए रहिएगा और फिर हम लोग उस क्लास में व्याकरण पढ़ेंगे। तो इस कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सभी इतने देर तक मेरे साथ रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाने से पहले बच्चों, ये जो प्रश्नोत्तर है, मेरे पास पिछले साल के बच्चों की कुछ कॉपियां हैं, बच्चों की कुछ कॉपियां हैं, उसका फोटो खींचकर मैं इसमें आपको दे रहा हूं। उसमें कुछ मात्राओं की गलतियां हैं, लेकिन आप उसे ठीक कर लीजिएगा और हो सके तो ये आपके लिए एक बहुत सहयोगी सामग्री होगी। इसे आप देखिए, संपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें दिया हुआ है, ये आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। और मुझे अनुमति दे दीजिए, आप प्रश्नोत्तर देखते रहिए। मैं चलता हूँ, नमस्कार।